हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम फाइट में। स्टूडेंट, हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है हम लोग संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, किस तरह हमारा जो वर्तमान संविधान आज मौजूद है, जिस तरह बन के वो किस तरह जो है अधिनियमों के द्वारा दिन प्रतिदिन जो है अपडेट होकर आज जो हमारा मूल संविधान दिखाई दे रहा है, इसको तैयार होने में जो कितने चरणों में गुजरा और कह लीजिए कि कितने सारे अधिनियम से होते हुए आज हमारा जो संविधान है, जो मूल संविधान जो दिखाई दे रहा है, उसका जो क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं कि संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग जो है भारत शासन अधिनियम के जो है एक एक कड़ी करके जो है आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1909 को हमने जो है विस्तार से पढ़ा था और देखा था, जिसके कि मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के बारे में, जिसके बारे में जो है विस्तार से हमने चर्चा किया था आपको पिछले वीडियो में कि वो अधिनियम जो है मिंटो ने कैसे जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव रखी भारत में और हिंदू मुसलमान को आपस में जो है कह लीजिए कि एक सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किया और देश को बांटने का काम किया। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसी कड़ी में आगे जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम आया और 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम को हम विस्तार से आज पढ़ेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका 1909 भारत शासन अधिनियम और 1919 भारत शासन अधिनियम दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको हम लोग जो है आज डायग्राम के माध्यम से और सरल भाषा में आपको जो है समझाएंगे, ताकि आपको जो है पढ़ने में और समझने में काफ़ी आसानी से, सहूलियत से आप समझ सकें और एक अच्छा जो है डायग्राम के माध्यम से एक नोट्स बना सके आप। आइए देखते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की कि हम जो है एक ऐसी सरकार भारतीयों के लिए लाना चाहते हैं जो भारतीयों के लिए जो है एक प्रकार से उत्तरदायी सरकार की घोषणा कर सके, या हम ऐसे सरकार लाना चाहते हैं भारतीयों के लिए जो उनके लिए जो है उत्तरदायी सरकार हो सके। अंग्रेज हर अधिनियम को लाते थे और ये कहते थे कि हम भारत के लिए जो है और सुधार कर रहे हैं। भारत के लिए जितने भी अधिनियम लाते थे वो कहते थे कि हम भारत के विकास के लिए या भारत के सुधार के लिए जो है दिन प्रतिदिन अलग अलग अधिनियम ला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे हमेशा अपने ही फायदा के लिए काम करते रहे हैं। और जब भारतीय नेताओं और भारतीय लोग जब जागरूक हुए धीरे धीरे, तो उनके शासन में, उनकी सरकार में जो है हिस्सेदारी की मांग करने लगे और उनके हिस्सेदारी में जो है शामिल होने लगे, उनकी संसदीय प्रणाली में शामिल होने लगे और भारतीयों के लिए जो बनाए गए कानून थे उन कानूनों के हिस्सेदार बनने लगे और भारतीयों के लिए जो बनाए गए कानून थे उन कानूनों में हिस्सेदारी शामिल करके जो है किस प्रकार का नियम कानून होना चाहिए भारतीयों के लिए, वो उसकी जवाबदेही तय करने लगे। तो अब अंग्रेज़ जो है, ब्रिटिश लोग जो है, उनको दिक्कत होने लगी और धीरे धीरे जब भारतीय नेता, भारतीय जो आंदोलनकारी थे, वो धीरे धीरे जो है अपनी ज़मीन तैयार करने लगे। तो कह लीजिए कि एक तरह से उनको अब देश छोड़ के जाने की जो है तैयारी करने लगे थे, क्योंकि अब जो है यहाँ के लोग जागरूक हो चुके थे और राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है हर लोगों के बीच में पनपने लगी थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 में अंग्रेज़ जब इसको लाए, इस अधिनियम को, तो क्या कह के लाए थे, कहते थे कि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारतीयों के लिए जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। क्योंकि इससे पहले जितने भी अधिनियम लाए थे उन्होंने हर अधिनियम को जो है वो यही कह के लाते थे कि हम भारतीयों के लिए अच्छा से अच्छा अधिनियम बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी।
यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस 1909 के अधिनियम को जो है सुधार करने की दृष्टि से या उनके दोषों को दूर करने के बाद जो है 1919 का अधिनियम लाया और उन्होंने कहा भारतीयों से कि हम भारतीयों के लिए ऐसी सरकार बना रहे हैं जो भारतीयों के लिए जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे या भारतीयों के लिए जो है जवाबदेही तय करेगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको हम 1919 के शासन अधिनियम को जो है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मॉन्टेग कौन था और चेम्सफोर्ड कौन है। तो यहाँ पर जो है मॉन्टेग जिस तरह जो है मोर्ले मिंटो को बारे में हमने पढ़ा था, उसी तरह ठीक जो है मॉन्टेग जो है भारत का राज्य सचिव है और ये कहाँ पर है, ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में जो है भारत का राज्य सचिव बन के वहाँ बैठा हुआ है। और चेम्सफोर्ड जो है भारत का वायसराय है, जो भारत में जो है वायसराय के रूप में कार्य कर रहा है। इसी नाम पे जो है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का नाम दिया गया इस अधिनियम को। पहली बार इसमें कुछ मुख्य बिंदु देखिए। पहली बार द्विसदनी व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। कह रहा है कि इस अधिनियम में जो है पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय सत्ता में या केंद्रीय शासन प्रणाली में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत किया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुआ। इसमें हम देखेंगे केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर जो है राज्यसभा जैसे उच्च सदन की संज्ञा ले लिया। कहने का तात्पर्य है कि जो केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जब हम जानते थे, जिनमें जो है गवर्नर के साथ उनके जो सदस्य हुआ करते थे, उनको हम अब राज्यसभा के नाम से कहने लगे और जो विधानसभा के नाम से जाना जाता था उसको अब जो है लोकसभा के रूप में हम जानते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा ही पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बार जो है जब केंद्रीय बजट जो है राज्यों के बजट के साथ मिलकर बनाया जाता था, तो इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है लोगों की मांग पर यह पहली बार जो है केंद्रीय बजट को जो है राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और कहा गया कि जो है राज्य जो है अपना अलग खुद का जो है अलग अपना बजट बनाएंगे। इसी अधिनियम में पहली बार जो है लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग भी कह सकते हैं आप इसको, लोक सेवा आयोग, जिसके द्वारा जो है सिविल सेवा की भर्ती जो है परीक्षाएं आज हमारे यहाँ होती हैं, इसका गठन हुआ 1921 में। यानी कि 1919 के अधिनियम में ही 1921 का जो है लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसमें आज जो है हम सिविल सेवा भर्ती की परीक्षाओं को देखते हैं। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू हुआ। कहने का तात्पर्य है कि केंद्र में जो है द्विसदन के रूप में जो है राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जो है दो नए जो है द्विसदनी व्यवस्था लागू हुई। और इसी अधिनियम में जो है वैधानिक आयोग का गठन हुआ। वैधानिक आयोग का गठन जो हुआ, कहने का तात्पर्य है कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और उसमें ये डिसाइड किया गया कि 10 वर्षों के बाद जो है ये कमेटी जो है अपने कार्यों की जो है समीक्षा करेगी कि आगे जो है इस अधिनियम में क्या सुधार करना चाहिए। और आगे चल के यही होता है, जब ये वैधानिक आयोग 10 वर्षों के लिए, आप याद रखिएगा कि 10 वर्षों के लिए जो है ये वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। यानी कि 1919 से सीधे 10 साल बाद 1929 में जो है एक कमेटी आने वाली थी भारत, और भारत में आकर जो है ये देखने वाली थी, ये समीक्षा करने वाली थी कि जो भारत में चल रही चुनावी प्रक्रिया है, जो या संसदीय व्यवस्था है, जो इनके जो सिस्टम बनाया है अंग्रेज़ों ने, क्या सही है या उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसी को 1929 में 10 साल बाद आने वाली जो थी कमेटी, वही कमेटी जो है 1927 में जो साइमन आयोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं साइमन आयोग के रूप में, यही कमेटी 1927 में आई और जिसका भारतीयों ने पुरजोर रूप से जो है इसका विरोध किया था। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि साइमन आयोग क्या था, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और वो क्यों आया था भारत।
तो इसके बारे में उसकी जो पृष्ठभूमि है वो यहीं पे है कि वैधानिक आयोग का जो गठन हुआ था वो इसी 1919 अधिनियम में हुआ था कि 10 साल बाद जो है जो इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कोई कमेटी आएगी और वो कमेटी 1929 में आनी चाहिए थी, लेकिन 2 साल पहले 1927 में ही आ गए। इसीलिए जो है भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि एक तो ये कमेटी जो है 2 साल पहले चली आई 1927 में, इसको 1929 में आना चाहिए था, और दूसरी बात जो है उस कमेटी में जो लोग शामिल थे उसमें कोई भारतीय नहीं था। तो इसको हम लोग विस्तार से जो है साइमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो इसका आप जो है पृष्ठभूमि याद रखिएगा कि यही वैधानिक आयोग जो है आगे जाके साइमन कमेटी या साइमन आयोग का रूप ले लेती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रांतों में द्वैध शासन, इसी अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुआ। और यहाँ पे जो है प्रांतों में जो विषय थे आरक्षित विषय, केंद्रीय विषय और जो है कह लीजिए कि जो एक प्रांतों के विषय और जो है केंद्रीय विषय दोनों को अलग कर दिया गया ताकि इनकी शक्तियों का जो है बंटवारा हो सके। तो प्रांतों को जो है एक तरह से कह लीजिए कि प्रांतों के ऊपर जो केंद्रीय नियंत्रण बना हुआ था उसको कम करने की कोशिश किया गया ताकि जो है प्रांतों के ऊपर जो है जो केंद्र का जो शासन है या केंद्र की जो शक्ति हावी है उसको थोड़ा कम किया जा सके। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रांतों में जो विषय के रूप में जो क्षेत्र बटे हुए थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आरक्षित विषय जो गवर्नर जनरल था परिषद के सदस्यों के सलाह पर जो है कानून बनाता था और उसमें लगभग जो है आरक्षित विषय के रूप में जो है राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस प्रशासन जैसी व्यवस्थाएं जो शामिल थी। यहीं पर अगर हस्तांतरित विषय की बात किया जाए तो गवर्नर जनरल जो है भारतीय मंत्रियों की सलाह पर जो है इस पर जो है नियम और कानून बनाता था, जैसे कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा कैसा हो, स्वास्थ्य कैसा हो। इनके बारे में जो है प्रांतों में द्वैध शासन के रूप में जो है उनकी जो है विषयों को या उनके क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया ताकि जो है प्रांतों और केंद्र की जो सत्ता का जो है कह लीजिए कि जिस तरह केंद्र सरकार जो है प्रांतों पे हावी थी उनको जो है क्षेत्रों का बंटवारा करके जो है थोड़ा सा प्रांतों पे दबाव को जो है कम किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के जो मुख्य बातें थी हम जो है आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिए और इससे ज़्यादा आपको जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सभी के सभी हमने आपको जो है स्पष्ट रूप से और डायग्राम के माध्यम से और सरल भाषा में बताने की कोशिश किए हैं ताकि आप जो है आसानी से इसको जो है समझ सकें और इसको याद कर सकें और एक अच्छा जो है नोट्स आप बना लीजिएगा। जिस तरह मैं आपका वीडियो पढ़ाता हूँ, छोटा वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो है इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से इसका रिवीजन करके जाकर कभी देखिएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है आपका। और 1919 का अधिनियम जो है 1909 और 1919 के जो दोनों अधिनियम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।